जय हिंद। आज है 2 तारीख और 3 बज रहे हैं और हम आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, रक्षा विज्ञान। ठीक है, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, 2 तारीख है और मार्च चल रहा है और 2024 चल रहा है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं रक्षा विज्ञान। चलो तो अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हाल ही में क्या हुआ है कि INS इम्फाल भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है। देखो, मुंबई में जो नौसैनिक पोतागह में आयोजित जो नौसैनिक पोत है इम्फाल जो है एक शहर का नाम भी है। तो इम्फाल जो नौसेना में अभी क्या हुआ है, एक पोतागह मतलब आप यो गश्ती जहाज कह सकते हैं, उसको शामिल किया गया है। ये पहली बार ऐसा युद्ध पोत है जिसका नाम उत्तर पूर्व के किसी शहर के नाम पर रखा गया है। ये मैंने पहले क्लियर कर दिया था आपको। ठीक है, इसके अलावा किसी भी अन्य स्वदेशी विध्वंसक पोत की तुलना में INS इम्फाल जो है इसके निर्माण में सबसे कम समय लगा है। देखो, जितने भी हमने जो इंडियन नेविगेशन सिस्टम के तहत जो परीक्षण में अपने जो जहाज़ बनाए हैं उनकी अपेक्षा इसके बनाने में सबसे कम समय लगा है। भारतीय नौसेना ने इसकी तैनाती के पूर्व में इस पोत को विस्तारित रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल के परीक्षण के लिए सफलतापूर्वक जो है इसका यूज कर लिया था। इसके अलावा जो परमाणु, जैविक और रासायनिक युद्ध की परिस्थितियों में इसको लड़ने के लिए तैयार किया गया है कि चाहे परमाणु युद्ध हो, चाहे जैविक युद्ध हो, रासायनिक युद्ध हो, सारी स्थितियों में ये आराम से युद्ध लड़ सकता है। INS इम्फाल को परियोजना 15B के तहत जो है बनाया गया है और इस परियोजना 15B के तहत ये बना हुआ अभी तक का तीसरा युद्धपोत है। इसमें जो है INS विशाखापत्तनम है। अभी तक जो है 4 पोत ISN जो है बन रहे हैं इसमें। तो 4 पोत में आपके जो हैं वो कौन कौन से हैं, नंबर 1 पर अगर आप देखोगे तो INS विशाखापत्तनम है, नंबर 2 पर INS मोरमुगाओ है, इसके बाद है INS इम्फाल और INS सूरत। ठीक है, सबके सब को जो बनाया जा रहा है वो मझगांव में बनाया जा रहा है, जो भारत का डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड आता है एक, उसके द्वारा बन रहा है। देखो, INS विशाखापत्तनम को तो 2021 में लॉन्च कर दिया गया था, INS मोरमुगाओ को 2022 में और इम्फाल को 2023 में जो है बना दिया गया है। INS सूरत अभी थोड़े दिन में जो है बनकर आ जाएगा, तो इसको ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। विशाखापत्तनम श्रेणी के विध्वंसक युद्धपोतों के नाम से भी इसको जाना जाएगा। ये क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा जो है इसका जो डिज़ाइन है वो ध्यान रखना कि वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो के द्वारा तैयार किया गया है। इसका जो डिज़ाइन है वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो के द्वारा तैयार किया गया है और ये पोत लगभग 75% जो है स्वदेशी उपकरणों से निर्मित है। लगभग इसमें 70% जो उपकरण लगे हुए हैं वो किसके हैं, वो भारत के उपकरण जो है इसमें लगे हुए हैं। इसका भी आप जो है ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इस पोत की लंबाई ज़्यादा नहीं है, 163 मीटर है, चौड़ाई 17 मीटर है और 74 टन जो है 7400 टन इसका जो है वजन है। ये 30 समुद्री मील जो अधिकतम गति जो है प्राप्त कर सकता है। स्पीड भी अच्छी खासी है इसकी। इसके अलावा अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि समर वायु रक्षा प्रणाली 17 दिसंबर 2023 को वायुसेना ने अस्त्र युद्ध अभ्यास के दौरान समर वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया था। देखो, सरफेस टू एयर मिसाइल एक्वायर्ड जो है रोटेशनल जो है इसका नाम है। सरफेस की अगर बात करें तो जो है समर मिसाइल अपने आप में क्या है, वायु रक्षा की है और जो है सरफेस टू एयर जो है मार करने वाली है। और इसका जो है परीक्षण सूर्यलंका एयरफोर्स स्टेशन जो है, आपका ध्यान रखना, ये सूर्यलंका एयरफोर्स स्टेशन कहाँ पर है आपका, आंध्र प्रदेश में, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब इसके अलावा जो है समर मिसाइल की मारक क्षमता की अगर बात करेंगे तो 10 से 12 किलोमीटर है और इसका उपयोग कम उड़ान वाली जो लक्ष्य की जो आप ये कहो कि कम उड़ान वाले जो लक्ष्य हैं उनके विरुद्ध इसका जो है यूज़ किया जाएगा। समर मिसाइल को लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और मानव रहित जो है UVA विभिन्न कम उड़ान वाले हवाई खतरों से निपटने के लिए क्या किया गया है, डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, इसके अलावा हाल ही में क्या हुआ है कि प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है और इसका जो है ये भी ध्यान रखना है कि इसको APJ अब्दुल कलाम द्वीप से जो है लॉन्च किया गया था। APJ अब्दुल कलाम द्वीप से लॉन्च किया गया था।
इसके अलावा ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो कम दूरी की एक जो है क्या है बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक, इसके अलावा ये भी ध्यान रखेंगे कि सतह से सतह पर मार करने वाली है। ये कहाँ से, सतह से सतह पर है। और अभी हम जो देख रहे थे कौन सी, समर, वो जो है सरफेस से एयर में है और ये सरफेस से सरफेस पर है। इसमें अगर नई टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें जो है जो सॉलिड जो प्रोपेलेंट रोक मोटर होती है उसका यूज़ किया गया है। और इसके अलावा पारंपरिक युद्ध शीर्ष को वहन करने के लिए जो है ये डिज़ाइन की गई है। जो पारंपरिक युद्ध शीर्ष होते हैं, जो कन्वेंशनल वियर्ड होते हैं, उनको देखकर जो है डिज़ाइन की गई है। ठीक, इसके अलावा मिसाइल की पॉलिट क्षमता जो है वो कितनी है, 500 से 1000 किलोग्राम है और मारक दूरी इसकी अच्छी खासी है, 350 से 500 किलोमीटर है। और इस मिसाइल को पृथ्वी रक्षा वाहन, पृथ्वी डिफेंस व्हीकल के एक वायुमंडलीय जो इंटरसेप्टर मिसाइल होती है उसकी जो है डिप्टेटिव की संख्या दी गई है इसको, ये भी ध्यान रखेंगे। इस मिसाइल को पृथ्वी रक्षा वाहन की संख्या जो है दी गई है। ठीक है, चीन की जो डांगफेंग और रूस की जो NK-72 इस्कादर मिसाइल के इसको कंपैरिजन माना जा रहा है। जो चीन की जो डांगफेंग है, डांगफेंग 12, ठीक है, चीन की तो डांगफेंग 12 है और रूस की जो है वो NK-72 इस्कांदर, उसके कंपैरिजन में देखा जा रहा है कि ये उसी रेंज की मिसाइल है जिस रेंज की ये दोनों मिसाइल हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन बनेगा, अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व की सबसे ऊंची एयरफील्ड, हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची एयरफील्ड, ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची एयरफील्ड राजनाथ द्वारा क्या किया गया है, एयरफील्ड परियोजना का शिलान्यास कर दिया है। ऊंची है तो लद्दाख में होगी, सीधी सी बात है। भारतीय रक्षा मंत्री ने इसी दिन जो BRO के द्वारा और 2-4 परियोजनाएं भी थी उनको भी जो है लगे हाथ उद्घाटन कर दिया था उनका। जो पूर्वी लद्दाख में न्यूमा एयरफील्ड है उसकी ऊंचाई 13,710 फीट है। और एयरफील्ड की अगर बात करेंगे तो चीन के जो मध्य वास्तविक नियंत्रक रेखा के बहुत ही ज़्यादा क्या है, ये निकट में है। और इसके अलावा ये भी ध्यान रखना कि न्यूमा एयरफील्ड लद्दाख में तीसरा लड़ाकू एयरबेस होगा। इससे पहले लेह और एक और था आपका थोइस, 2 एयरबेस पहले से ही है, तीसरा एयरबेस अब जो है ये आपका बन गया न्यूमा। ठीक है, न्यूमा हो गया, इसके बाद आपका लेह हो गया, एक हो गया थेइस, तो ये हो गए थोइस, ये हो गए आपके 3 एयरबेस जहाँ से हम अगर मान लो भविष्य में कभी कोई लड़ाई होती है, युद्ध होता है, तो उसको बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, डिफीट कर सकते हैं। इसके अलावा हाल ही में ये चर्चा में रही थी नेचीफू सुरंग। नेचीफू सुरंग की अगर बात करेंगे तो 12 सितंबर 2023 को केंद्रीय रक्षा मंत्री ने क्या किया था कि अरुणाचल प्रदेश में नेचीफू सुरंग का भी उद्घाटन किया था। रक्षा मंत्री ने नेचीफू सुरंग का भी उद्घाटन किया था और ये 500 मीटर लंबी सुरंग है। कितने मीटर लंबी है, 500 मीटर लंबी सुरंग है। और ये जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब जो तवांग जो घाटी वाला जो क्षेत्र है उसको साल के 12 महीने में किसी भी मौसम में बड़ी आसानी से हम इसमें कनेक्टिविटी प्रदान कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। तो नेचीफू सुरंग को ध्यान रखेंगे कि ये जो है 500 मीटर लंबी है और जो है वहाँ की जो तवांग घाटी जो क्षेत्र है उसको हर किसी मौसम में एकदम भारत से कनेक्ट करने के लिए इसका निर्माण किया गया है। क्लियर। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है कि IL-38 सी ड्रैगन सेवा मुक्त हुआ है। 2023 में लंबी दूरी समुद्री का गश्ती या निगरानी विमान कह सकते हैं आप, ये IL-38 सी ड्रैगन था जो भारतीय नौसेना ने क्या कर दिया, रिटायर कर दिया है। अब इसके बाद जो है अमेरिका की बोइंग कंपनी द्वारा P-81 जो है वो क्या करेगा, इसका स्थान लेगा। जो अमेरिका से हमने ख़रीदा है जिसका नाम क्या है P-81 विमान, वो क्या करेगा, अब इसका स्थान लेगा। इल्यूशन 38 सी ड्रैगन की अगर बात करें तो इसमें ये भी ध्यान रखना कि इसको ISL-38 मतलब इसका पूरा नाम जो है वो इल्यूशन 38 सी ड्रैगन है, इसको IL-3 सी ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा ये भी है कि ये जो है एक पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान था, ठीक है, और इसको सोवियत संघ रूस के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। ठीक, तो पहला सोवियत संघ रूस का था, अब अमेरिका का है इसकी जगह जिसने ली है। इसके अलावा एंटी ड्रोन प्रणाली इंद्रजाल बहुत चर्चा में रही है, 1-2 पेपर में आ भी गई है, फिर भी पूरी संभावना है कि क्वेश्चन बन सकता है इससे
कि सितंबर में पहली कृत्रिम जो बुद्धिमत्ता सक्षम एंटी ड्रोन प्रणाली है, भारत की बात चल रही है, तो इसका जो है इंद्रजाल नाम से जो है अनावरण किया गया है। इंद्रजाल को हैदराबाद का एक निजी कंपनी है जिसका नाम है ग्रेने रोबोटिक्स। कहाँ की कंपनी है? हैदराबाद की एक कंपनी है जिसका नाम क्या है? ग्रेने रोबोटिक्स। तो ग्रेने रोबोटिक्स के द्वारा इसको बनाया गया है और ये जो है शत्रु पक्ष के ड्रोन का पता लगाने के लिए और उनको ट्रैक करने के लिए और उनको निष्क्रिय करने में क्या है, बढ़िया सक्षम है। ठीक है, तो समझ में आ गया क्या है कि जो हमारे दुश्मन के क्या होंगे, ड्रोन होंगे और उनका पता लगाएगी और उनको ख़त्म कर सकती है। इसके अलावा इंद्रजाल की अगर बात करेंगे तो इंद्रजाल 360 डिग्री सुरक्षा प्रणाली प्रदान करता है। 4000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की सुरक्षा ये कर सकता है बड़े आराम से। इंद्रजाल विश्व का एकमात्र व्यापक क्षेत्र वाली जो CUAS जो काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम है, ये ध्यान रखना। और इस आधुनिक प्रणाली को सूक्ष्म, छोटे तथा अत्यधिक बड़े ड्रोनों की सुरक्षा के प्रदान करने में सक्षम माना जाता है इनको। देश में पहली बार कभी ऐसा हुआ है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा जो संचालित अत्याधुनिक जो एंटी ड्रोन प्रणाली विकसित की गई हैं वो जो है ऑयल रिंग्स जैसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की रक्षा कर सकती हैं, बल्कि पूरे शहर के विस्तृत क्षेत्र की भी रक्षा कर सकती हैं। मतलब ये एक चीज़ की नहीं, ये बहुत बड़े एरिया की जो है क्या कर सकती है, रक्षा कर सकती है। अभी मैंने आपको बताया भी था 4000 वर्ग किलोमीटर तक का एरिया है, उसकी जो है बड़े आराम से रक्षा कर सकती है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है कि अस्त्र मिसाइल का हाल ही में जो है सफल परीक्षण किया गया है। 2023 को भारतीय वायुसेना ने पहली बार LCA जो है तेजस लड़ाकू विमान से क्या किया है, अस्त्र मिसाइल का जो है उड़ान, अस्त्र मिसाइल से उड़ान भरी और उसका जो है सफल परीक्षण जो है क्या है कर लिया। LCA की अगर बात करेंगे तो LCA तेजस जो LSP-7 है, जो लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन 7, LSP का मतलब है लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन, जो इस विमान से चलता है ये। इसके अलावा इस मिसाइल का परीक्षण जो है सुखोई 30 से भी किया जा चुका है और इसके अलावा इस मिसाइल को लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई से विमान द्वारा दागा गया था। और इसके बाद एक चीज़ और भी है कि ये दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल प्रणाली, मतलब हम इतनी स्पीड से इससे मार सकते हैं कि ये जो है बियॉन्ड विजुअल रेंज में है, कि मतलब ये दिखाई नहीं देती। तो दिखाई ना देने की वजह से जो है इम्पोर्टेंट हो जाती है कि जब अगर मान लो युद्ध की स्थिति बनती है तो उस स्थिति में इसको क्या किया जाएगा, यूज किया जा सकता है कि दूसरे देश को ये दिखाई नहीं देगी। ठीक है, इसे लड़ाकू विमानों पर तैनात करने के लिए बनाया जा रहा है। DRDO द्वारा विकसित अस्त्र मिसाइल की मारक क्षमता लगभग जो है अस्त्र की कितनी है, 100 किलोमीटर है। इसके अलावा हाल ही में क्या हुआ है कि भारत ने एक नई रिवॉल्वर लॉन्च की है और उस रिवॉल्वर का नाम अगर आपसे पूछा जाए क्या है, तो रिवॉल्वर का नाम है प्रबल। कौन सी रिवॉल्वर लॉन्च की है? प्रबल रिवॉल्वर जो है, प्रबल रिवॉल्वर को लॉन्च किया है। ठीक है, अब ये भी ध्यान रखेंगे कि ये क्या है, तो ये लंबी दूरी की मार करने वाली जो है रिवॉल्वर है। भारत में निर्मित इस टाइप की ये पहली रिवॉल्वर है। मतलब ये क्या है, साइड स्विंग सिलेंडर से लैस होगी। ठीक, एडवांस वेपन्स इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड द्वारा इसको बनाया गया है और इसकी जो बोर क्षमता है वो तो है 0.32 बोर और मारक क्षमता जो है इसकी अच्छी खासी है, वो है 50 मीटर। मारक क्षमता कितनी है इसकी? मारक क्षमता है इसकी 50 मीटर। ठीक है, मारक क्षमता समझ में आ गई कितनी है इसकी? मारक क्षमता हो गई इसकी 50 मीटर। ये ज़रा थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्लियर? अब इसमें ये भी ध्यान रखना कि अभी तक जितने भी रिवॉल्वर बाज़ार में उपलब्ध हैं उनकी मारक क्षमता अधिकतम भारत में कितनी थी? 20 मीटर थी और अब इसकी जो है मारक क्षमता कितनी है? 50 मीटर है और इसका वजन भी लगभग जो है वो कितना है? 675 ग्राम है। ज़्यादा वजन भी नहीं है। ठीक है, बहुत हल्की है, 675 ग्राम वजन है इसका। और इस रिवॉल्वर के निर्माण में मेटल इंजेक्शन मोल्ड जो टेक्निक होती है, मेटल इंजेक्शन मोल्ड टेक्नोलॉजी का इसमें प्रयोग किया गया है। तो ये क्वेश्चन पेपर में आने के लायक है पूरा पूरा। तो इसको ध्यान रखना कि इसको बनाया किसने है? एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट्स इंडिया लिमिटेड ने। ठीक है, मेटल इंजेक्शन मोल्ड के द्वारा जो है इसमें टेक्नोलॉजी लगाई गई है और उससे जो है ये हल्की है बेहद, और हल्की के साथ साथ आप ये समझ लो कि 50 मीटर की रेंज तक जो है मार सकती है।
हाल ही में अभी एक प्रोजेक्ट चल रहा था, उसका नाम है प्रोजेक्ट कुशा। प्रोजेक्ट कुशा भारतीय वायु क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय वायुसेना ने लंबी दूरी की सतह से वायु में मार करने वाली, जो सतह से क्या कहा, वायु में मार करने वाली मिसाइल जो LRSAM लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल होती हैं, उस विकास कार्यक्रम को क्या किया है, प्रारंभ किया है। ठीक, क्लियर हो गया। अब ये LRSAM कार्यक्रम को प्रोजेक्ट कुशा का नाम दिया गया है। इसका नाम क्या दिया गया है, LRSAM प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट कुशा का नाम दिया गया है। और इसमें जो है 350 किलोमीटर की रेंज में हवाई खतरे जैसे स्टील्थ लड़ाकू विमान, बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल होती हैं, मानव रहित विमान होते हैं, उनका पता लगाकर उनको ठीक मतलब सटीक तरीके से जो है मारा जा सकता है। ठीक, इसके अलावा इसमें 3 रेंज शामिल होंगी कि इसमें 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 350 किलोमीटर तक की प्रहार करने की क्या होने वाली है, क्षमता होने वाली है। तो ये ध्यान रखेंगे क्या कि हाल ही में प्रोजेक्ट कुशा एयर इंडिया के द्वारा जो है शुरू किया गया था, एयरफोर्स इंडिया के द्वारा शुरू किया गया था। क्लियर है। इसके अलावा आपका अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, INS कृपाण। ठीक है, कौन सा INS कृपाण जो है वो किसको, वियतनाम को सुपुर्द कर दिया गया है। ठीक है, वियतनाम के जो मंत्री आए थे जिनका नाम था, रक्षा मंत्री था जनरल फॉन वान ग्यांग, तो भारत की यात्रा पर आए और उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से वियतनाम को एक सेवारत मिसाइल कॉर्वेट उपहार में देने की घोषणा की। ठीक है, रक्षा मंत्री ने वियतनाम को एक सेवारत, जो हमारे यहाँ जो सेवा दे रही है, तो वो मिसाइल हमने, उस मिसाइल का नाम है कॉर्वेट, वो उपहार में देने की घोषणा की। और कॉर्वेट का नाम जो है INS कृपाण है। कॉर्वेट का नाम क्या है, INS कृपाण, इंडियन नेविगेशन सिस्टम कृपाण है। भारत ने पहली बार किसी मित्र देश को पूर्णतः परिचालित सेवारत युद्धपोत उपहार में दिया है। पहली बात तो ये है, ये वाली बात ध्यान रखना। ठीक है, पहली बार किसी देश को क्या किया गया है, भारत के द्वारा क्या दिया गया है, युद्धपोत उपहार में दिया गया है। और भारत द्वारा जिन देशों को पोत उपहार में दिए गए हैं उनमें वियतनाम शामिल हो गया, म्यांमार है, मालदीव है, मॉरिशस है, सेशेल्स, मोजाम्बिक, श्रीलंका जैसे ये छोटे छोटे देश शामिल हैं जिनको भारत कभी कभी उपहार देता रहता है। ठीक है, पर ये अपनी जो है औकात दिखाते रहते हैं और ये चीन के पैरों में जाके गिड़गिड़ाना शुरू कर देते हैं, तुम्हें पता ही है। ठीक, राष्ट्र के लिए 32 वर्षों की शानदार सेवा पूरी करने के बाद INS कृपाण को भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त कर जुलाई 2023 में वियतनाम पीपुल्स नेवी को सौंप दिया गया है। ठीक है, INS कृपाण खुकरी श्रेणी की तीसरी स्वदेशी निर्मित मिसाइल कॉर्वेट है। ये ध्यान रखना कि कौन सी श्रेणी है, खुकरी श्रेणी की तीसरी स्वदेशी निर्मित जो है कॉर्वेट मिसाइल है। चलो ये हो गया। इसके बाद जो है सर्वेक्षण पोत शोधक संशोधक, सर्वेक्षण पोत संशोधक के बारे में और है कि चेन्नई में स्थित कट्टुपल्ली में सर्वेक्षण पोत संशोधक का जलावरण किया गया है। भारतीय नौसेना ने LNT, ठीक है, LNT के सहयोग से रीच शिपबिल्ड्स और इंजीनियर्स के द्वारा जो है 4 सर्वेक्षणों की एक बहुत बड़ी परियोजना का ये पोत है। ठीक, और इसको जो है मतलब आप कह सकते हैं कि इस पोत को अब धीरे धीरे प्राथमिकता की भूमिका में लेना शुरू कर दिया है। इसमें 4 अलग अलग जो है इनके नाम दिए गए हैं, जैसे इसमें INS संधायक है, INS निदेशक है, INS इक्षक है और INS संशोधक है। देखो INS संधायक को 21 में हमने जलावतरण कर दिया था, INS निदेशक को 2022 में, INS इक्षक को 2022 में और संशोधक को 23 में। नौसेना में शामिल होने की तिथि को लेकर कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता कभी भी, बस ये पूछता है कि ये जलावतरण कब हुआ है, 2023 में या 21 में, ऐसे। ये 26 मई, 26 मई, 13 जून, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, होता नहीं है। ठीक, इसके अलावा अगला क्या क्वेश्चन बन सकता है कि और क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो ये परियोजना थी भारतीय नौसेना को INS संधायक जो सौंपा गया था, इसकी परियोजना का नाम क्या है? तो अब तुम्हें तो पता ही है इसकी परियोजना का नाम क्या है। तो सर्वेक्षण पोत जो है संशोधक। ठीक है, संशोधक शोधकर्ता का मतलब अगर आपसे एक कई बार ये भी पूछ सकता है कि इसका अर्थ क्या होता है, तो शोधकर्ता, संशोधक का अर्थ होता है शोधकर्ता, रिसर्चर। ठीक, अग्नि प्राइम का हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है, ये भी क्वेश्चन ध्यान रखेंगे
कि अग्नि प्राइम का हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है। नई पीढ़ी की एक बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि प्राइम, और इसमें जो है आप ये कह सकते हैं केंद्रीय रक्षा मंत्रालय और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा जो है इसको संपन्न किया गया है। APJ अब्दुल कलाम द्वीप से इसका जो है कह सकते हैं इसको उड़ाया गया था, परीक्षण किया गया था, और ये जो है प्री इंडक्शन नाइट लॉन्च था। ये ध्यान रखना, ये कैसा लॉन्च था इसका, प्री इंडक्शन नाइट लॉन्च, मतलब आप ये कह सकते हैं कि रात्रि के समय जो है इसका परीक्षण किया गया था कि रात्रि के समय भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं या नहीं। ठीक है। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि इसकी मारक क्षमता से अगर क्वेश्चन बनेगा तो मारक क्षमता से क्वेश्चन ये बनेगा कि इसकी मारक क्षमता कितनी है। तो मारक क्षमता इसकी 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक है। और एक जो है ये कनस्त्रीकृत कॉन्स्ट्रीराइज्ड मिसाइल है, जिसे रोड या रेड प्लेटफॉर्म से कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। ये वाली, ये क्या है, ये एक ऐसी मिसाइल है जहाँ से कहीं से भी इसको लॉन्च किया जाएगा। ठीक है। अग्नि-1 का सफल परीक्षण जो है APJ अब्दुल कलाम द्वीप से 2023 में संपन्न हुआ है, और जो है लघु दूरी की एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ये ध्यान रखेंगे। ये क्या है, एक लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसके अलावा MV एक्सप्रेस भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत, ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि 2023 में पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत है एक, जिसका नाम है MV एक्सप्रेस, को हरी झंडी दे दी गई है, और चेन्नई से श्रीलंका के लिए इसको क्या किया गया, रवाना किया गया। ये क्रूज पर्यटन के टर्मिनल, मतलब चेन्नई में अंतर्राष्ट्रीय जो क्रूज पर्यटन टर्मिनल है इसके द्वारा वो क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। और MV क्रूज सेवा श्रीलंका के 3 बंदरगाहों जैसे हम्बनटोटा, एक है आपका त्रिकोमाली, और कांकेस्तुराई, और ये है इसके 3, यहाँ से क्या करेगा ये अपनी जो है सेवाएं इन। अगला क्वेश्चन है कि BMD इंटरसेप्टर मिसाइल का हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है। तो BMD इंटरसेप्टर जो मिसाइल है इसका सफल परीक्षण किया गया है। BMD इंटरसेप्टर मिसाइल ने पहली परीक्षण उड़ान जो भरी तो उड़ीसा के तट से जो है भरी। इसके अलावा इस मिसाइल का परीक्षण जो है समुद्र में जो वायुमंडलीय इंटरसेप्टर है उसको किस तरीके से हम अपना यूज कर सकते हैं उसको लेकर इसका जो है परीक्षण किया गया है। इसके अलावा और इससे भी ध्यान रखना कि भारत एक जो है विशिष्ट मतलब ग्रुप देशों के ग्रुप में शामिल हो गया है कि जिसके पास इंटरसेप्टर मिसाइल प्रक्षेपण की क्षमता भी हो गई है। ठीक, इसके अलावा भारत में 2 और नई एंटी बैलिस्टिक मिसाइल हैं, उसका भी डेवलप किया जा रहा है। जैसे AD-1 है, AD-2 है, इन 2 नई मिसाइलें हैं। AD-1 लंबी दूरी की है और जो है AD-2 जो है थोड़ी कम दूरी की मिसाइल है। तो इनको भी जो है एक अलग श्रेणी में शामिल हो जाएगा, जैसे चाइना, भारत और चाइना और आपका जापान, इसके अलावा आपका रूस, अमेरिका, इस वाले एक उसमें ग्रुप में शामिल हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा पनडुब्बी रोधी पोत एंड्रोथ हाल ही में लॉन्च किया गया है, ये वाली बात ध्यान रखेंगे। एंड्रोथ, तो एंड्रोथ क्या है अगर आपसे पूछा जाए तो कोलकाता में हुगली नदी में एंड्रोथ को लॉन्च किया गया था। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में एक एंड्रोथ द्वीप को जो है समुद्री महत्व को दर्शाने के लिए इस पोत का नाम जो है क्या दिया गया है, एंड्रोथ दिया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि एंड्रोथ द्वीप कहाँ पर है, तो आप लक्षद्वीप में है एंड्रोथ द्वीप। और इसके अलावा ये भी ध्यान रखेंगे कि मैसर्स गार्डन रीच शिपरफील्ड इंजीनियर्स के द्वारा जो है इसको बनाया गया है, और ये उसके द्वारा 8 जो पोत बनाए जाने हैं उसका दूसरा पोत है। ठीक है, एंटी सबमरीन वेलफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट के निर्माण के अनुबंधन पर इसमें हस्ताक्षर किए गए थे, और ये तो अलग बात है। इसके अलावा हाँ ये ध्यान है कि रखना कि इसको जो है कहाँ से जलावतरण किया गया, तो अरनाला एक जगह है चेन्नई में, वहाँ से अरनाला से इसको जो है जलावतरण किया गया है। इसके अलावा इसकी लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई इसकी जो है 77.6 मीटर है। इसके अलावा चौड़ाई इसकी जो है 10.5 मीटर है। अधिकतम गति जो है इसकी वो 25 नॉटिकल मील तक ये पहुंच सकता है। 900 टन इसका जो है क्या है वजन है। इसके अलावा और इसमें क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे और कोई खास क्वेश्चन है नहीं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन है कि
लक्षद्वीप में अमीनी द्वीप है और अमीनी द्वीप को ध्यान में रखते हुए इस पोत का नाम जो है वो क्या रखा गया, अमीनी। तो मतलब जो ये दो पोत के जो नाम रखे गए हैं, एक का नाम अमीनी और एक का नाम एंड्रोथ, ये दोनों जो है क्या रखे गए हैं, द्वीपों के महत्व को देखते हुए इनके नाम रखे गए हैं। INS वागसीर को नौसेना में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। INS वागसीर के बारे में तुम पहले से ही जानते हैं, फिर भी अब जो है एक बार और जान लो कि स्कॉर्पियन श्रेणी कलवरी जो है उसकी 5वीं जो है INS वागसीर जो है पनडुब्बी है और भारतीय नौसेना में इसको शामिल कर लिया गया है। और पश्चिमी नौसेना कमान की ये पनडुब्बी का ये अंग होगी। पनडुब्बी जो बेड़े हैं उनका जो है पश्चिमी नौसेना कमांड के बेड़े का ये अंग होगी। इसके अलावा ये गहरे क्षेत्र में पाई जाने वाली एयर परभक्षी सैंड शार्क के नाम पर इसका नाम जो है दिया गया है। वागसीर जो है इसका नाम जो है वागीर जो नाम दिया गया है इसका, वो किसके लिए कि गहरे क्षेत्र में एक परभक्षी सैंड शार्क पाई जाती है, उसके नाम पर इसका नाम दिया गया है। पनडुब्बी को का मोटो वाक्य अगर आपसे पूछा जाए तो क्या है, साहस, शौर्य और समर्पण इसका मोटो है। इसके अलावा पनडुब्बियों में अब तक की सभी जो पनडुब्बियां हैं उनको बनाने में सबसे कम समय जो है वो वागीर में ही लगा है। स्कॉर्पियन श्रेणी की पहली पनडुब्बी है INS कलवरी है और 2017 में शामिल हुई थी। उसके बाद खंडेरी शामिल हुई थी, उसके बाद करंज शामिल हुई थी। ठीक है, तो ध्यान रखना कि कलवरी, खंडेरी, उसके बाद करंज, उसके बाद वेला, तो ये शामिल अलग अलग हुई हैं। लास्ट में 5वें नंबर पर जो हुई है वो कौन सी हुई है, वागीर शामिल हुई है। क्लियर है। इसके अलावा पनडुब्बियों के निर्माण को जो है मझगांव नौक यो शिपयार्ड लिमिटेड है उसके द्वारा बनाया जा रहा है और प्रोजेक्ट 75 के तहत इसका जो है निर्माण किया गया। स्काई हॉक भारत का पहला, ये क्वेश्चन अच्छा है, इम्पोर्टेंट है, मोस्ट है, आप इसको मोस्ट कर देना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि स्काई हॉक क्या है, भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन बना है, पहला 5G सक्षम ड्रोन। ठीक है, स्काई हॉक एक जो है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो एक IG ड्रोन के द्वारा जो है एक स्टार्टअप स्टार्ट किया गया है। उड़ीसा का एक स्थान है जिसका नाम है बुरला, संबलपुर ज़िले में है और वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जो है उसके उद्यमियों की इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। स्काई हॉक जो फील्ड से नियंत्रित किए जाने के बजाय सीधे कमांडर सेंटर से इसको नियंत्रित किया जा सकता है और इसके अलावा ये वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। वर्टिकल क्या कर सकता है, टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है, VTOL के में भी सक्षम। ठीक है, और ये बिना किसी रनवे की आवश्यकता के किसी भी क्षेत्र में संचालित किया जा सकता है। अपने साथ 10 किलोग्राम तक वजन के पोलेड को भी लेकर जाया जा सकता है। लगभग 5 घंटे तक ये उड़ भी सकता है, इतनी इसमें बैटरी भी है, तो अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हल्का लड़ाकू विमान एक है जिसका नाम है प्रचंड। प्रचंड हल्का लड़ाकू विमान है। तो 2023 को सरकार द्वारा 97 हल्के लड़ाकू विमान तेजस और 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर सहित कुल 2.23 लाख रुपए की रक्षा परियोजनाओं के अधिग्रहण को मंजूरी दी गई। ठीक है, 97 हल्के लड़ाकू विमान और 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर खरीदे जाएंगे। इसमें हेलीकॉप्टर जो होंगे प्रचंड को औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया गया, औपचारिक रूप से शामिल कर लिया, बाकी खरीदते पहले लिए। इनको HAL द्वारा जो है विकसित किया गया है और ये पहला बहुउद्देशीय जो मल्टी रोल जो है लड़ाकू हेलीकॉप्टर होगा। इसके अंदर 2 इंजनों की शक्ति है। इसके अलावा जो है HAL ने फ्रांस और सैफरन समूह के साथ मिलकर जो है इसको बनाया है। ठीक, इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन बन सकता है वो है INS महेंद्रगिरी का जलावतरण। INS महेंद्रगिरी का जलावतरण तो एक पोत है जिसका नाम है स्टील्थ पोत, महेंद्रगिरी का जलावतरण कर दिया है और इसको प्रोजेक्ट 17A के तहत जो है निर्मित किया गया है। और युद्धपोत विंध्यगिरी का जलावतरण भी, INS विंध्यगिरी का जो है जलावतरण भी संपन्न हो गया है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी जो जलपोत हैं जिनका जलावतरण हुआ है, तो उसमें आपका नीलगिरी हो गया, उदयगिरी, तारागिरी, महेंद्रगिरी, हिमगिरी, दूनागिरी और विंध्यगिरी। ठीक है, ये हो गया 3 और 3 6 और एक 7 बननी थी, 7 के साथ बनकर तैयार हो गई हैं। INS विक्रांत पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत बना है। ठीक है, क्या बना है, INS विक्रांत जो है पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत बना है। INS विक्रांत की पहली बार जो है MiG-29K विमान को लैंड कराकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है।
INS विक्रांत ने क्या किया, MiG-29K को विमान को अपने ऊपर लैंड कराया और ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज कर ली है। 2022 को प्रधानमंत्री ने देश के पहले स्वदेश विमान वाहक पोत जिसको कहा गया था IAC विक्रांत को राष्ट्र को समर्पित किया था और अभी तक जो है इस पर जो है कोई इस तरह की जो लैंडिंग है वो नहीं हुई थी, तो ये इसलिए चर्चा में आ गया। वारशिप डिज़ाइन ब्यूरो के द्वारा इसको तैयार किया गया था। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा जो है इसको मतलब ये बनाया गया है। डिज़ाइन वारशिप डिज़ाइन ब्यूरो ने बनाया था, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसका प्रोडक्शन किया है। अब भारत जो है वो क्या है कि INS विक्रांत के शामिल होने के पश्चात भारत अमेरिका, UK, फ्रांस, रूस, चीन सहित घरेलू स्तर पर विमान वाहक जो डिज़ाइन पोत होते हैं उनके विशिष्ट ग्रुप में जो है क्या हो चुका है, शामिल हो चुका है। ठीक, समुद्रिक इतिहास में अब तक का सबसे विशाल युद्ध पोत है। भारत के जो समुद्र का इतिहास की अगर बात करें तो अभी तक का ये सबसे बड़ा क्या है, एक लड़ाकू जो है जहाज है। भारतीय नौसेना हेतु डिजाइन और निर्मित पहला जो स्वदेशी विमान वाहक पोत है वो कौन सा है, तो आप बता सकते हैं कि सर INS विक्रांत है। ठीक, इसके अलावा आप और क्या कहेंगे, तो अब इससे और मुझे तो कोई ख़ास क्वेश्चन दिख नहीं रहा। ठीक है, अब इसमें एक और टॉपिक जोड़ लेते हैं, प्रमुख युद्ध अभ्यास कौन कौन से हैं। तो एक युद्ध अभ्यास है जिसका नाम है बिनबैक्स। तो भारत और वियतनाम के बीच जो है ये युद्ध अभ्यास हुआ है। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है और इसका चौथा संस्करण था, हनोई वियतनाम में इसको आयोजित किया गया है। सूर्यकिरण की अगर बात करेंगे तो सूर्यकिरण भारत और नेपाल के बीच होने वाला एक युद्ध अभ्यास है और इसका 17वां संस्करण था और ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड में इसको आयोजित किया गया था। ठीक, इसके अलावा और बात करेंगे तो एक ऑस्ट्रा हिंद युद्ध अभ्यास हुआ है जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है। द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास था और इसका दूसरा संस्करण था, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन हुआ। एक युद्ध अभ्यास है जिसका नाम है काजिंद जो है भारत और कजाकिस्तान के बीच युद्ध अभ्यास हुआ है और ये इसका 7वां संस्करण था, कजाकिस्तान में इसका आयोजन किया गया था। इसके बाद है बोंगो सागर की अगर बात करेंगे तो भारत और बांग्लादेश के बीच होता है ये और ये इसका चौथा संस्करण था, नौसेना का ये युद्ध अभ्यास है। ठीक, इसके अलावा एक और युद्ध अभ्यास आता है जिसका हरिमऊ शक्ति युद्ध अभ्यास है जो भारत और मलेशिया के बीच होता है और ये जो है उमरोई छावनी मेघालय में आयोजित किया गया है। ठीक है, ये द्विपक्षीय है, वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास है, हर साल होता है ये हरिमऊ शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच। एक सिम्बैक्स से इम्पोर्टेंट है, भारत और सिंगापुर के बीच युद्ध अभ्यास होता है जिसका नाम क्या है, सिम्बैक्स। नौसेना का युद्ध अभ्यास है और इसका 30वां संस्करण था और ये 2 चरणों में संपन्न हुआ है। सिंगापुर में इसका आयोजन किया गया था। सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर के बीच होता है, ये ध्यान रखना किसका होता है, नौसेना का ये अभ्यास है। ठीक, इसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है, और ये आ सकता है कि मालाबार जो युद्ध अभ्यास है वो किस किस के बीच हुआ। तो मालाबार जो है वो बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है और बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास में आप ये कह सकते हैं कि इसमें कौन कौन से राष्ट्र हैं, जैसे नंबर 1 पर भारत, फिर जापान, फिर ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये सारे मिलकर जो है क्या करते हैं, यहाँ पर अब युद्ध अभ्यास करते हैं। समुद्री युद्ध अभ्यास है, इसका मेजबान इस बार ऑस्ट्रेलिया रहा था और भारत की तरफ से INS कोलकाता और INS सहाद्री ने और P-81 समुद्री गश्ती विमान ने भाग लिया था। ठीक है, और ये 27वां इसका संस्करण था और 1992 में इसको क्या किया गया था, शुरू किया गया था। तो ध्यान रखना कि मालाबार युद्ध अभ्यास जो है वो कैसा है, एक बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है। नोमैडिक एलिफेंट की अगर बात करेंगे, नोमैडिक एलिफेंट युद्ध अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच हुआ है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है और 15वां संस्करण था और मंगोलिया की राजधानी जो उलान बटोर है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। इसके अलावा एक होता है जीमैक्स, भारत और जापान के बीच ये आयोजन किया गया है, 7वां संस्करण था। भारतीय नौसेना के INS दिल्ली और INS कमोरतो, INS शक्ति के द्वारा इसमें भागीदारी की गई थी। इसके अलावा एक है आपका एक्वेरिन भारत और मालदीव के बीच का जो है क्या है, एक युद्ध अभ्यास है भारत और मालदीव के बीच का। एक्वेरिन संयुक्त सैन्य अभ्यास है और
चौबटिया उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया था। चौबटिया उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया था। अल महोदय अल हिदी सऊदी अरब और भारत के बीच का युद्धाभ्यास है और इसका दूसरा संस्करण था। अल जुबैल सऊदी अरब में आयोजित इसका आयोजन हुआ है। भारतीय नौसेना के INS तरकश, सुभद्रा और डर्नियर समुद्री गश्ती जो है इसमें भाग लेने के लिए गए थे। ये वाली बात ध्यान रखेंगे। इसके बाद समुद्र शक्ति है, भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है, ये काफ़ी पॉपुलर है। इसका चौथा संस्करण अभी आयोजित हुआ है और इसको आयोजित करने वाला जो देश था वो था इंडोनेशिया। ठीक है, कौन था? इंडोनेशिया। और इसमें जो है भारतीय नौसेना की कवारत्ती डर्नियर जो समुद्री गश्ती हेलीकॉप्टर है उसके द्वारा जो है इसमें प्रतिभाग किया गया था। एक अजय वारियर होता है, वो भारत और यूके के बीच होता है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है, 7वां संस्करण था। सैलिसबरी मैदान है यूके में, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। भारत की थल सेना बिहार रेजिमेंट के सैनिकों ने इसमें भाग लिया था, ये ध्यान रखना। कोप इंडिया की अगर बात करें तो कोप इंडिया भारत और अमेरिका का एक संयुक्त वायु सैन्य अभ्यास है। कैसा? वायु सैन्य अभ्यास है और इसका 6वां संस्करण था। वायुसेना के स्टेशनों में कलाईकुंडा, पानागढ़ और आगरा में आयोजित किया गया। भारत के जो वायु कह सकते हैं एयरफोर्स के जो सेंटर हैं तो वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। कलाईकुंडा, पनागढ़, आगरा में इसको आयोजित किया गया था। ठीक, इसके अलावा एक है आपका सिलिनेक्स। सिलिनेक्स की अगर बात करेंगे तो सिलिनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित होने वाला जो है एक युद्धाभ्यास है और द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास था। 10वां संस्करण था इसका। कोलंबो में यह संपन्न हुआ है। भारतीय नौसेना के INS क्लिटान ने जो है इसका समर्थन मतलब इसमें भाग लिया था। सावित्री अपतटीय जो गश्ती पोस्ट है वो भी भारत का इसमें शामिल हुआ था। ठीक है, इसके अलावा कोबरा वॉरियर बहुपक्षीय है और भारत के मिराज 2000 लड़ाकू विमान सी ग्लोबल मास्टर 3 ISL 78 और मिड एयर फ्यूलर विमान इसमें शामिल हुए थे। तो ये वायुसेना का अभ्यास है, इसको ध्यान रखना कि ये कैसा है, ये आपका वायुसेना का अभ्यास था, वायुसेना का। ठीक है, ये वायुसेना का अभ्यास था। अभ्यास कोकण की अगर बात करेंगे तो कोकण और हुआ है आपका। ठीक है, अभ्यास कोकण भारतीय नौसेना और रॉयल नेवी के बीच हुआ है। ठीक है, अरब सागर में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? अरब सागर में। एक है डेजर्ट फ्लैग। डेजर्ट फ्लैग की अगर बात करेंगे तो ये बहुपक्षीय है, वायुसेना का है और इसमें संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हुआ। वायुसेना के LCA तेजस ग्लोब मास्टर 3 ने इसमें क्या लिया था? भागीदार किया था। एक है कैटलेस एक्सप्रेस। कैटलेस एक्सप्रेस की अगर बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है, खाड़ी क्षेत्र में आयोजित किया गया है। इसमें INS त्रिकंद ने भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किया था। बोल्ड कुरुक्षेत्र की अगर बात करेंगे तो भारतीय सेना और सिंगापुर सेना का ये युद्धाभ्यास है और इसमें जोधपुर मिलिट्री स्टेशन पर यह संपन्न हुआ है और पहली बार 2005 में इसका आयोजन किया गया था। एक है ला पेरोज। ला पेरोज की अगर बात करेंगे तो ये नौसेना का द्विवार्षिक जो है युद्धाभ्यास है और तीसरे संस्करण में भारत की तरफ से INS सह्याद्री और INS ज्योति इसमें क्या हुई थी? शामिल हुई थी। ठीक है, इसके अलावा फ्रिंजेक्स की बात करेंगे तो फ्रिंजेक्स भारत और फ्रांस का एक जो है क्या है युद्धाभ्यास है फ्रिंजेक्स और तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित हुआ इसका पहला संस्करण। और एक है धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन भारत और जापान का जो है क्या है युद्धाभ्यास है और इसका चौथा संस्करण जापान में आयोजित हुआ है। एक है सैन्य मैत्री। भारत और जापान के बीच हुआ है सैन्य मैत्री, वायुसेना का अभ्यास है। भारत और जापान की संयुक्त सेना ने धर्म गार्जियन के साथ इसी का आयोजन किया था, सैन्य मैत्री का। एक है ट्रोपेक्स, भारतीय नौसेना का है, भारतीय नौसेना ने खुद ही किया है और इसमें जो है सी विग्ल और एम्फेक्स इसमें जो है क्या थे? शामिल थे। इसके बाद है दस्तलिक, भारत और उज्बेकिस्तान के साथ जो है ये आयोजित हुआ है और पिथौरागढ़ उत्तराखंड में इसको आयोजित किया गया था। एक है वीर गार्जियन, भारत और जापान के बीच है, तो संयुक्त वायु रक्षा अभ्यास था। जापान के हयागुरी बेस पर दोनों देशों के बीच पहला द्विपक्षीय वायु रक्षा अभ्यास रहा है। एक है अभ्यास एम्फेक्स, भारत की जल, थल और वायु सेना ने
किया है। और सबसे बड़ा समन्वित द्विवार्षिक युद्धाभ्यास है भारत के आंध्र प्रदेश काकीनाडा में पहली बार इसका आयोजन किया गया है। तो ये युद्धाभ्यास थे। इस युद्धाभ्यास को और इसके अलावा जो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो चीज़ें बनी हैं इनको हम जो है क्लास में करेंगे, रक्षा विज्ञान के अंतर्गत आ गया। ठीक है, यहाँ तक आपने क्लास देखी है तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।